बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स अ सैम्पल स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ अ प्रोज पैसेज कि हम एक प्रोज पैसेज के कैसे स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैरी आउट अ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पैसेज बिलो। सो पैसेज क्या है कि वेर एवर आई वेंट in my campaigning, Boniface sat with me in front and the other three at the back of the car. As our journeys became more and more hazardous, I agreed to our carrying the minimum of weapons strictly for defense. We had live matches, a few empty bottles and stones in the boot. Later we were compelled to add 2 double-barrel lead guns. I only agreed to this most reluctantly after many acts of violence were staged against us, like the unprovoked attack by some hoodlums and thugs calling themselves Nanga's Youth, Yangard, or Nangyoga for short. New branches of this Nangyoga were springing up every day throughout the district. Their declared aim was to annihilate all enemies of progress and to protect true Nangism, the fellows we run into carried placards. तो ओवरऑल इसका मतलब ये है, जहाँ भी एक मेरी इंतखाबी मुहिम में गया, बोनीफेस मेरे साथ सामने बैठा और बाकी 3 गाड़ी के पीछे। जैसे कि हमारा सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक होता गया, मैंने दिफा के लिए कम से कम हथियार रखने पर रजामंदी ज़ाहिर की। हमारे पास ज़िंदा माचिस, चंद खाली बोतलें और बूट में पत्थर थे। बाद में हमें 2 डबल बैरल लेड बंदूकें शामिल करने पर मजबूर किया गया। मैंने सिर्फ इस पर इंतहाई हिचकिचाहट के साथ इत्तेफाक किया जब हमारे ख़िलाफ़ तशद्दुद की बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई, जैसे कि अपने आप को ननगा का यूथ वेंगार्ड या ननगा वंगा कहने वाले कुछ गुंडों और गुंडों का बला इश्तिहाल हमला। इस ननगा वनंगा की नई शाखें ज़िला भर में हर रोज़ फूट रही थी। इनका ऐलान करदा मकसद था तरक्की की तमाम दुश्मनों को नस्त नाबूद करना और हकीकी ननगा आज़म को पेश करना। तो ये एक पैसेज है। अभी हम इसकी जो है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आगे देखते हैं। उसके बाद अगले लाइंस में क्या कहा है, on of which read Nangism forever, Samuela is traitor. It was the first time I had seen myself on a placard and I felt oddly elated. It was also amazing really how the cowards slunk away from roadblocks they had put up when Boniface reached out and grabbed 2 of their leaders, brought their heads together like dumbbells. ओवरऑल इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, जिसमें मैंने पढ़ा नंगेज़म हमेशा के लिए और सेमुलो है, यहाँ पे जो वर्ड है सेमुलो गद्दार है। ये पहली बार था जब मैंने अपने आप को तख्ती पर देखा था और मैंने अजीब, तख्ती से मुराद लाइक प्ले कार्ड, और मैंने अजीब तरह से खुशी महसूस की। ये बात भी दिल लगी थी कि बुज़दिल कैसे सड़क के ब्लॉक से दूर हो गए जो उन्होंने लगाए थे। जब बोनीफेस ने पहुंचकर अपने 2 लीडरों को पकड़ लिया, इनके सरों को गूंगे की तरह इकट्ठा किया और उन्हें अपने दोनों तरफ गिरने के लिए छोड़ दिया। आपने उन्हें कटे हुए केले के तनों की तरह गिरते हुए देखा होगा। तभी एक ने मेरी पहली ट्रॉफ़ी हासिल की। इस पर मेरे नाम का तख्ता था, लेकिन मैंने अपने विंड स्क्रीन खो दी, जैसे उन्होंने पत्थरों से तोड़ दिया, मतलब जिस तरह उन्होंने पत्थरों से तोड़ दिया। ये मज़ाक़ा ख़ेज़ था, लेकिन तब से मैंने अपने नाम वाले गैर दोस्ताना प्ले कार्ड्स को तलाश करना शुरू किया, और अगर मैंने इन्हें नहीं देखा या बहुत कम देखा तो कुछ मायूसी महसूस हुई। फिर उसके बाद ये हवाला शवाला दिया गया है और आप लोगों ने इस पूरे टेक्स्ट को गौर से देखना है कि इसमें क्या क्या किस तरह के वर्ड्स यूज़ हुए। अब अगर हम इसके एनालिसिस की तरफ आ जाएं, तो ओवरऑल ये पहले पैराग्राफ का मतलब ये है, लाइक द पैसेज ऑफ अ प्रोज डिफेक्टिंग अ स्टेट ऑफ अ एनार्की ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन। इसका मतलब ये है, मीन्स ये इबारत, ये पैसेज एक नसर है, मीन्स एक प्रोज है
जो सियासी मुंतकिली के दौरान इंतशार की कैफियत को ज़ाहिर करती है। इस प्लेट में रावी और इसके 4 हामियों को सियासी महमों में गुजारने वाली आजमाइश को पेश किया गया है। इस तरह हमारे पास एक सादा सा प्लेट है जिसमें लग़वी इंतखाब और मौज़ूआती तशवीश, सियासत और तशद्दुद की गूंज और गूल घूमती है। इस पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोज़ की ज़बान सख्त और सूरत हाल क्यों नागवार है। हवाला फर्स्ट पर्सन बयानिया टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जो मेंशन है कि पैसेज जो है मेक्स यूज़ द फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक, कि फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बयानिया टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद ये जो अगले लाइंस में इसमें ये बताया गया है कि ग्राफोलॉजिकल सतह पर हवाला 269 अल्फाज और 27 लाइनों पर मुश्तमिल है। मीन्स ये जो पूरा पैसेज है ये कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है? 269 वर्ड्स और 27 लाइंस पर मुश्तमिल है। इस तनाज़र में ताक एदाद का इस्तेमाल मतन मीन्स टेक्स्ट में शामिल की गई है। अफरा तफरी, अजीब व गरीब सूरत हाल की तरह इशारा है, क्योंकि ये एक आम इल्म है कि अफ्रीका में सियासी तब्दीलियाँ हमेशा आतिशज़नी, गुंडागर्दी और तशद्दुद से होती है। इस हवाले में 14 लंबे जुमलों का एक पैराग्राफ भी शामिल है। तो यहाँ पे मेंशन है कि द पैसेज कंटेन्स 1 पैराग्राफ ऑफ 14 लेंथी सेंटेंसेस, मतलब इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में 14 जो लंबे जुमलों का एक पैराग्राफ, लेंथी जुमलों का एक पैराग्राफ भी शामिल है। ये अफ्रीकी सियासतदानों की मुनाफिकत को वाजिया करता है। अब ये वही पैसेज के बारे में बताया जा रही है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये किस चीज़ के बारे, ये सियासत जो अफ्रीकी सियासतदानों की मुनाफिकत को वाजिया करता है, जो आवाम को धोखा देने के लिए लंबे लंबे अल्फाज बोलते हैं, ओहदा संभालने के बाद तवक्को से कम कारकर्दगी दिखाते हैं। ये ओबियसली सिर्फ अफ्रीका की बात नहीं है, ये हर पॉलिटिशियन की बात है। पहले वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही सीट पे आते हैं वादे सब कुछ भुला देते हैं। तो इसमें आप लोगों ने नोट किया वर्ड्स कितने थे? 269, 27 लाइन्स, उसके बाद 14 लेंथी सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के फॉर्म में, और वो स्टोरी बताएगी कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, अफ्रीका से रिलेटेड है। जियोग्राफिकल आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कि द प्रोज इज़ रेप्लिएट विद 8 कोमास, मतलब इस प्रोज में जो है जो 8 कोमास मीन्स 8 नुक्ते जो है इस्तेमाल किए गए हैं। 6 हाइपेंस, 6 हाइपेंस विद 5 हाइफेनेटेड वर्ड्स, 5 हाइफेनेटेड वर्ड्स जिसके दरमियान में ये आ जाता है। 2 कॉलन्स जो है यूज़ किए गए, 2 कोट्स एंड 14 पीरियड्स। ऑल दीज आर prominently used because both the paragraph and the sentences are long. The semicolons indicate the points where new ideas, slogans are presented. Semicolons कब यूज़ किए गए? जब न्यू आइडियाज़ या स्लोगन्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लिए कि कितने कॉलन्स, और ये लाइक आई सेड कि आपको पैसेज गौर से पढ़ना होगा। अब आप वो पैसेज जब देखेंगे उसमें सब कुछ यूज़ हुआ है, लाइक कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, पीरियड्स, और इसी तरह जो दूसरे हाइपेंस, 5 हाइपेनेटेड वर्ड्स। फिर एट द फोनोलॉजिकल लेवल देयर इज़ द प्रीपोटेंसेंस ऑफ द वर्ड आई एज इन लाइन 2 ऑफ द प्रोज साउंड एंड आल्सो फीचर्स प्रोमिनेंटली इन द प्रोज एज इन वर्ड्स। कहते हैं कि फोनोलॉजिकल सतह पर प्रोज की सतर 2 की तरह आवाज़ मीन्स आई की बरतरी है, और जो यहाँ पे जो वर्ड साउंड मीन्स एन साउंड प्रोज में भी नुमाया तौर पर नुमाया होती है, जैसे कि नया, ननगा, ननगा, ननगा वनगा, ननगरियत, मज़ाइका खेज़, भाग गया। ये तमाम अल्फाज और इनके साथी पूरी मिसरे को इस तरह उड़ा देते हैं कि इसे कुछ ताल मील देते हैं, मीन्स रितम वगैरह देते हैं। उसके बाद अगर देखें द ग्राफिक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोज इज सिग्निफिकेंट। द वर्ड्स when, wherever and I start it, and 2 words, 2 and few, and in which the first line is identified to the left and the last to the right. Syntactically it confirms the text as an expect extracted from a portion of a text. It also affirms that the political situation present in the question is a dichotomy between 2 camps and conflict is unresolved in the context.
सो इट मीन्स अगेन इसमें वही चीज़ें बताई गई कि कौन कौन से अल्फाज ऐसे यूज़ किए गए, लाइक आई, वेयर एवर और टू एंड फ्यू, और फिर वो पॉलिटिकल थोड़ा जो है लाइक जो इंसिडेंट है उसके बारे में बताया गया है। लेक्सिको लेवल ये हमने ग्राफिक अरेंजमेंट की बात की और ये फोनोलॉजिकल की बात की, और अब लेक्सोसेमेंटिक लेवल की बात की। अब करेंगे देयर इज़ एन अटेम्प्ट बाय द राइटर टू रिवील दैट द पैसेज हैज़ टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से इसका ताल्लुक है एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी से इसका ताल्लुक है इस पैसेज का, इन द चॉइस ऑफ सच वर्ड्स एज at the lexicosemantic level there is an attempt by the writer to reveal that the passage has to do with, या अगेन वही लाइन मीन्स यहाँ से कंपेनिंग लाइन 2 में मेंशन किया गया है, जर्नी एक्ट्स ऑफ वायलेंस है लाइन 8 में मेंशन किया गया है, व्हेन गॉड लाइन 10 में, प्रोजेक्ट लाइन 13 में, प्ले कार्ड जो लाइंस मेंशन किए गए हैं वो 14 लाइन्स 14 और 16 है। इसी तरह फर्दर मोर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर केयरफुली रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस लाइक कैंपेनिंग, जर्नीज बिकेम मोर एंड मोर हैजर्डियस लाइन 4 में। लाइक आप वो पैसेज जब पढ़ेंगे सारे लाइन्स उधर मेंशन है। अब मैं वहाँ पर वापस मूव करूँगा तो लाइक द वीडियो विल गेट टू लॉन्गर। वेपन्स एंड फॉर डिफेंस लाइन 5 में यू मेंशन किए गए हैं। 5 मैचेस, empty bottles, stones, 2 double-barreled guns, Nanganwa, a parody of vagabonds, enemies of progress, traitor bottles. The use of such words and expressions above presents the whole scenario as being chaotic and in state of anomia. There is a kind of collocation in. तो इसमें ये बताया गया कि मंदरजा झैल बाला इस तरह के अल्फाज और तासरात का इस्तेमाल पूरे मंजरनामे को अफरा तफरी और बेहूदगी की हालत में पेश करता है। मुहिम और ख़तरा लाइक कैंपेनिंग एंड हैजर्डियस जर्नी मींस मुहिम और ख़तरनाक सफ़र, वेपन्स एंड डिफेंस हथियार और दिफा, उसके बाद वायलेंस एंड ननगाना वंगाना पैरोडी ऑफ वेगे वर्ड्स, तशद्दुद और ननगाना वंगाना आवारों की पैरोडी, और उसके बाद एनिमी एंड ट्रेटर दुश्मन और गद्दार, उसके बाद वायलेंस एंड इनहेलेशन तशद्दुद और तबाही। तो इट मीन्स लाइक सारे जो है अपोजिट यूज़ किए गए। इनिशियली द राइटर अंडर प्लेज हिज रोल इन द वायलेंस ऑफ यूजिंग द वर्ड कैंपेनिंग। तो राइटर ने कैंपेनिंग वर्ड जो है यूज़ किया है और वायलेंस के लिए, फॉर हिज टू ओन एक्ट्स एंड वायलेंस फॉर दोज ऑफ हिज ओपोनेंट्स। Conversely, the opponents in turn use the phrase enemies of progress to refer to the narrator. To further justify his actions, roles, the writer refers to his campaign as hazardous journey which requires weapons for defense but not weapons for attack. Thus, he uses the word weapons to represent the instruments which include matches, empty bottles, stones and double-barreled guns. खैर, अब हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है। कहते इनिशियली जो राइटर है अपने आमाल के लिए मुहिम और अपने मुखालिफिन के लिए तशद्दुद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तशद्दुद में अपना किरदार अदा करता है। इसके बरक्स मुखालिफिन रावी का हवाला देने के लिए तरक्की के दुश्मन का जुमला इस्तेमाल करते हैं। अपने आमाल किरदारों को मज़ीद जवाज़ फराहम करने के लिए जो राइटर है अपनी मुहिम को एक मौसर सफ़र के तौर पर बताता है जिसमें दिफा के लिए हथियार लेकिन हमले के लिए हथियार नहीं की ज़रूरत होती है। इस तरह वो आलात को पेश करने के लिए लाइक लफ्ज़ हथियार इस्तेमाल करता है जिसमें माचिस, खाली बोतलें, पत्थर और डबल बैरल बंदूकें शामिल हैं। अपार्ट फ्रॉम collocation, another stylistic device used by the author is foregrounding. Foregrounding का यूज़ किया गया है। This is prominent in the play cards inscription carried by the narrator's opponent which reads means तसद्दुम के अलावा मुसन्निफ़ के ज़रिए इस्तेमाल करता एक और स्टाइलिस्टिक्स डिवाइस पेश मंज़र है। ये रावी के मुखालिफ की तरह से उठाए गए तख्ती की नोश्ता में नमाया है जिसमें लिखा है लाइक ननगेज़म फॉर एवर एंड सिमुला इज़ ट्रेटर। तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैराग्राफ का मतलब ये है मींस द स्टेटमेंट जो बयान है जो स्टेटमेंट है ये एक जुमला और एक शक शामिल है। सबसे पहले ये दो सियासी ग्लेडिएटर्स यानी ननगा और सेमलो को पेश करता है।
ये मौज़ू को भी पेश करता है। नंगा अज़म सियाक़ व सबाक़ में इसमें सियासी बालादस्ती की नुमाइंदगी करता है जिसके अलमबरदार हमेशा के लिए कायम रहना चाहते हैं। शक समलो गदार है, ये कयास करती है कि सामलो एक बार ननगाना के साबिक ग्रुप के साथ थे, इससे पहले कि इसने डैम्पिंग की और अपने सरफरस्त को चैलेंज करने का फ़ैसला किया। ये रावी की शनाख्त समलो के तौर पर भी दोहराती है। टेक्स्ट में गदार के हेजे बतूर गदार एक पेश खैमा तकनीक है जिसे राइटर पेश करने के लिए इस्तेमाल करता है। नसीहत के मुसन्निफ़ीन और आधे सेंका हवा या इस पढ़े लिखे के तौर पर हवाला देता है। At the syntactic level, the passage contains a few simple sentences and great deal of complex compound sentences. अब syntactic level में जो है sentences जो है वो simple भी यूज़ किए और compound complex sentence भी यूज़ किए गए। Wherever I went in my campaigning, Boniface sat with me in front and the other three at the back. तो ये compound complex sentence है। Later we were compelled to add two double barrel guns, simple sentence है। It was funny but from the then on I began to look but। तो ये पूरा एक compound complex है। लाइक आई सेड कि इसमें आपको जो पैसेज है जो दिया जाता है उसको आपने बड़े गौर से पढ़ना होगा। उसमें फिर जो चीज़ें आपको समझ आए लाइक फोनोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें कौन कौन से कॉलम्स लाइक पीरियड्स, सेमी कॉलन्स, हाइपेनेटेड हाइपेंस वगैरह यूज़ किए, ये सारी चीज़ें आपने, और सेंटेंस के कौन कौन से टाइप यूज़ किए गए, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। At the levels of discourse, certain cohesive ties are used to hold the text together lexically. These include like reference as in it was then I required my first trophy, the play card with my name. तो ये एक एक पास्ट की तरफ जो है इशारा किया गया है। This is a case of cataphoric reference. Like रेफरेंस की अगर हम बात करें तो फिर ये कैटाफोरिक रेफरेंस की एक मिसाल है। फॉरवर्ड रेफरेंस, ट्रोपी कैटाफोरिकली रेफर्स टू द प्ले कार्ड। ट्रोपी किस चीज़ को रेफ़र करती है? प्ले कार्ड को। देयर आर आल्सो इंस्टेंसेस ऑफ एनापोरिक रेफरेंसेस, कैटाफोरिक और एनापोरिक। लाइक बोनीफेस ग्रैब टू ऑफ देयर लीडर्स, यू शुड हैव बीन सीन देम फॉल लाइक कट बनाना ट्रक। Sentences 10 to 11, them is a anaporic backwards references to the two of their leaders. Ellipsis का यूज़ किया गया है। This is a case of recoverable omissions and substitution by zero. तो ये लाइक एलिप्सिस जो है रिकवरेबल ओमिशन का एक केस है, मींस ये काबिल वसूली भूल जाने का मामला है। एंड सब्सटीट्यूशन बाय ज़ीरो और सिपर से मुतबादिल। फॉर एग्जांपल बोनीफेस reached out and Boniface grabbed two of their leaders. Line 19 to sentences 10 means line 19 में और sentence जो है 10वां sentence. Boniface sat with me in front and the other three sat at the back of the car. Sentence 2 है। So पहले में like Boniface जो है ये पहला recoverable omission है। Like Boniface reached out, उसके बाद कोई ऐसा like हम कह सकते कोई objective case नहीं है। यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्टिव केस है तो सेट जो है फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कंजंक्शंस, दिस इज अ प्रोपोनेंट इन द होल टेक्स्ट। कंजंक्शंस का यूज़ किया गया जैसे एंड। लाइन्स किस किस में यूज़ हुआ है? 2, 3, 9, 13, 17 में यूज़ हुआ है। बट लाइन 23 में यूज़ हुआ है। इफ़ 26 में यूज़ हुआ है। व्हेन लाइन 19 में यूज़ हुआ है। कंक्लूजन, इट शुड बी नोटेड दैट द एनालिसिस अबव इज जस्ट अ सैम्पल, देयरफॉर इट शुड नॉट बी क्रम्ड। मतलब ये आपके लिए है कि इसको रट्टा नहीं लगाना, ये सिर्फ एक सैम्पल है। आपको डिफरेंट सैम्पल्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट दिए जा सकता है। सो आपने सारी ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी कि आपने जो ये याद किया तो आपने यही चीज़ें जाके अप्लाई करनी। सब टेक्स्ट डिफरेंस हो सकते हैं, क्या पता किसी में जो है लाइक सिंटैक्टिक का यूज़ ना हुआ हो, या फोनोलॉजिकल जो है कम यूज़ हुआ हो, या कॉलन्स का कम यूज़ हुआ हो, बिल्कुल कॉलन्स यूज़ ही ना हुए हो, या किसी में सेमी कॉलन यूज़ ना हुए हो। सो ये तो टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि टेक्स्ट किस टाइप का होता है, और फिर ये उसकी ओवरऑल समरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी पोएम को देखेंगे कि पोएम को किस तरह स्टाइलिस्टिक्स लाइक हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किसी भी पोएम का हम किस तरह करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे। सो अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।